प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से लगा करके 20 तक के एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 से लगा करके 20 तक के एलिमेंट्स देखेंगे, साथ में उन एलिमेंट्स के नाम देखेंगे, उनके सिंबल देखेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उनकी हम लोग लास्ट में क्या देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 10 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे की केमिस्ट्री में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब कहने का ये है कि हम लोग इसका इस्तेमाल 11वीं में भी करते हैं और हम लोग इसका इस्तेमाल 12वीं में भी करते हैं। जो बच्चे 9वीं और 10वीं में सीख के नहीं जाते उनको दोबारा से फिर सीखना पड़ता है। कहाँ पे सीखना पड़ता है? 11वीं और 12वीं में सीखना पड़ता है। तो एक बार थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर देखेंगे, फिर हम लोग नेम ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, इसके बाद हम लोग सिंबल देखेंगे, इसके बाद हम उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और लास्ट में हम उन एलिमेंट्स की क्या देखेंगे? वैलेंसी देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप कहेंगे सर ये एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है? एटॉमिक नंबर होता है बराबर किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। कहने का मतलब ये रहता है कि जिसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक क्या रहता है? नंबर रहता है। इसलिए एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम क्या रहता है? प्रोटॉन नंबर रहता है। अब आप कहेंगे सर ये प्रोटॉन क्या होते हैं? वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। एटम कितने फंडामेंटल पार्टिकल से बना है? 3 से बना है। एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। तो बताओ एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3। एक का नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का नाम प्रोटॉन है और तीसरे का नाम क्या है? बोलो, न्यूट्रॉन है। जो प्रोटॉन रहता है इसी प्रोटॉन का हम लोगों ने नाम रखा है एटॉमिक नंबर। जिसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं हम लोग कहते हैं उसका उतना ही एटॉमिक क्या है? नंबर है। यदि किसी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 15 है तो हम लोग कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। यदि किसी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। यदि किसी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो हम लोग कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, या बोले तो 6 है। क्या है? 6 है। तो हम लोग 1 से लगा करके 20 तक के सबसे पहले क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे। मतलब हम देखेंगे 1 से लगा करके 20 तक के ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जिन एलिमेंट्स के अंदर 1 से लगा करके 20 तक के क्या है? प्रोटॉन। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर लिख देते हैं, ये लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। देखिए एकदम बेसिक। यदि आप लोगों को ये पता नहीं है 1 से लगा करके 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता है, एलिमेंट्स के सिंबल नहीं पता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है और उनकी वैलेंसी नहीं पता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको केमिस्ट्री सीखना बहुत क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पहला एटॉमिक नंबर रहता है वो हाइड्रोजन का रहता है। किसका रहता है? हाइड्रोजन का रहता है। दूसरा एटॉमिक नंबर जो रहता है हीलियम का रहता है। किसका रहता है? बोलो बच्चों, हीलियम का रहता है। तीसरा एटॉमिक नंबर जो रहता है वो लिथियम का रहता है। किसका रहता है? बोलो, लिथियम का रहता है। और चौथा एटॉमिक नंबर जो रहता है वो बेरिलियम का रहता है। किसका रहता है? बोलो बच्चों, बेरिलियम का रहता है। पांचवा एटॉमिक नंबर जो होता है वो बोरोन का रहता है। किसका रहता है? बोरोन का। छठा एटॉमिक नंबर किसका रहता है? बोलो, कार्बन का रहता है। और सातवां एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसका रहता है? बोलो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का रहता है। आठवां एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है। और माय डियर फ्रेंड्स 9वां एटॉमिक नंबर किसका होता है? बोलो, फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? बोलो, फ्लोरीन का होता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलिए, फ्लोरीन का रहता है। अब देखिए पहला एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, दूसरा एटॉमिक नंबर हीलियम का है, तीसरा एटॉमिक नंबर लिथियम का है, चौथा बेरिलियम का है, पांचवा बोरोन का है, छठा एटॉमिक नंबर कार्बन का है, सातवां नाइट्रोजन का, आठवां ऑक्सीजन का और 9वां एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है। एक तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है और बेरिलियम के अंदर कितने प्रोटॉन है? 4 हैं। क्योंकि जिसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उसका उतना ही क्या रहता है? एटॉमिक नंबर रहता है। क्या रहता है? एटॉमिक नंबर है। अब हमारे पास यहाँ 9 तक आ रहे हैं। अब 9 के बाद हम लोग 10वां लिखेंगे। अब जगह नहीं है, पहले इसको हम लोग मिटाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग 9वां लिखेंगे। चलिए, हाइड्रोजन का जो सिंबल रहता है प्यारे बच्चों वो H रहता है। क्या रहता है? H रहता है। यदि हम केमिस्ट्री में कैपिटल H लिख देते हैं तो इसका मतलब रहता है क्या? हाइड्रोजन रहता है। यदि आप लोग स्मॉल h लिखते हैं तो स्मॉल h का केमिस्ट्री में कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आपको क्या लिखना है? बोलो, कैपिटल H लिखना है। ये रहता है। अब दूसरा हमारे पास हीलियम होता है, तो हीलियम का जो सिंबल होता है वो He होता है। क्या होता है? He। यदि कोई भी एलिमेंट्स है जिस एलिमेंट्स के सिंबल में 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट है
जिस एलिमेंट्स के सिंबल में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो आपको याद रखना पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा अल्फाबेट हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। HE ऐसे लिखते हैं ही, तो इसको हम हीलियम कहते हैं, बट यदि आपने HE लिखा तो केमिस्ट्री में इसको कभी भी हम लोग हीलियम नहीं कहते हैं। कहने का मतलब है केमिस्ट्री में इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये होता है। लिथियम का सिंबल केमिस्ट्री में Li होता है और बेरिलियम का सिंबल Be होता है और बोरोन का सिंबल क्या रहता है, B रहता है और कार्बन का सिंबल क्या रहता है, C रहता है और नाइट्रोजन का सिंबल N है। और माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का जो सिंबल रहता है वो क्या रहता है, O, और फ्लोरीन का सिंबल क्या रहता है, F रहता है। क्या रहता है बोलो, F रहता है। आर यू गेटिंग? कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग H लिख देते हैं कैपिटल H, तो केमिस्ट्री में इसका मतलब हाइड्रोजन। He लिख देते हैं तो हीलियम है, Li लिख देते हैं तो लिथियम है, Be लिख देते हैं तो बेरिलियम है, B लिख देते हैं तो बोरोन है और C लिख देते हैं तो कार्बन है, N लिख देते हैं नाइट्रोजन है, O लिख देते हैं तो ऑक्सीजन है और F लिख देते हैं तो क्या है बोलो, फ्लोरीन। आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अब हम लोग समझेंगे यार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाने से पहले हम लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? कुछ बातें समझनी पड़ेगी। एक बात आप लोग यहाँ पर समझिए, बात ये, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट एक शर्त रहनी चाहिए, एक शर्त है कि एटम के ऊपर किसी भी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए। यदि एटम के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, ना तो कोई प्लस चार्ज है ना ही कोई माइनस चार्ज है, तो जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर है उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बात याद रखनी है कि एटॉमिक जो नंबर है वो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी का एटॉमिक नंबर 15 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 15 है, बट एटम पे क्या नहीं होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो बच्चों, न्यूट्रल होना चाहिए। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बोलो, 5। ठीक है, और अभी बोरोन पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। अब दूसरी बात करिए, आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम एक एटम बना लेते हैं। ये एक एटम क्या है, ये एक एटम है मेरे पास, एक छोटा सा हम लोगों ने एटम बनाया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। कोई भी एटम हो दुनिया में, एटम को हिंदी में हम लोग कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं बोलो, परमाणु कहते हैं। तो कोई भी परमाणु हो, कोई भी एटम हो, हर एक एटम के सेंटर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, N+p रहते हैं। N+p का मतलब है न्यूट्रॉन और क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। इतनी बात हो गई। अब ये एटम के चारों तरफ ये गोल गोल घेरे होते हैं। क्या होते हैं, गोल गोल घेरे होते हैं, गोल गोल सर्कल होते हैं, या क्या होता है, सर्कुलर पाथ होते हैं। ये जो गोल गोल घेरे होते हैं, जो सर्कुलर पाथ होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एटम की शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम की शेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, शेल कहते हैं। ये एटम की शेल है। तो ये पहली शेल बना दी मैंने, ये दूसरी शेल बना दी, और ये मैंने आखिरी में कौन सी शेल बना दी बोलो, चौथी शेल। यदि हम लोग बात करें तो ये मैंने क्या बनाया एटम के सेंटर में बोलो, न्यूक्लियस है। क्या है बोलो, न्यूक्लियस है। और ये जो मैंने और बनाई है 4, इन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं बोलो, शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। एक बार आइए पहले एटम पे। हर एक एटम के सेंटर में क्या होता है बोलो, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं। क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, मतलब गोल रास्ते होते हैं। जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जो गोल गोल सर्कुलर पाथ बनाए हैं, जो गोल गोल घेरे बनाए हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इनको हम लोग क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, या बोले तो किसी भी एटम की जो शेल रहती है, उन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार इंग्लिश में सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल ऑफ एन एटम। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना इलेक्ट्रॉन का एटम की अलग अलग शेल्स में, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा समझिए, ये हमारे पास जो सबसे क्लोजेस्ट शेल रहती है किसी भी एटम की, इसे हम लोग कहते हैं पहली शेल। क्या कहते हैं बोलो, पहली शेल। फिर उसके बाद दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, और ये क्या रहती है, चौथी शेल। किसी भी एटम की जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, इसे हम लोग आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। और आउटर मोस्ट शेल को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, वैलेंस शेल कहते हैं। तो क्या कहते हैं बोलो, वैलेंस शेल कहते हैं।
तो किसी भी एटम की जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको क्या कहते हैं बोलो, वैलेंस शेल कहते हैं। ये वैलेंस शेल हो गई। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मेरे पास कैल्शियम है, थोड़ा कैल्शियम से समझने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक जो नंबर रहता है वो कितना रहता है, 20 रहता है। बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 20 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बोलो, 20 है। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 20। अब हमें क्या करना है, इन 20 इलेक्ट्रॉन को एटम की अलग-अलग शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं, किसी भी एटम की जो पहली शेल होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि पहली शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, कम 2 से कम तो आ सकते हैं, बट 2 से ज्यादा कभी भी नहीं आएंगे। पहली शेल को छोड़ करके बाकी शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रहती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। इसे देसी में थोड़ा समझिए। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, जब वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करे, प्रयोग करे, तो उन्होंने कहा और उन्होंने देखा कि किसी भी एटम की जो पहली शेल रहती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। मतलब पहली शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, 2 से कम तो आ सकते हैं। फिर पहली शेल को छोड़ करके बाकी जितनी भी शेल है उनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास, 20। अब इन 20 इलेक्ट्रॉन को मुझे एटम की अलग-अलग शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बार बताइए मेरे को, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। फिर उसके बाद जितनी भी शेल है उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है बोलो, 8 की। कितने की है, 8 की। 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, 8 से कम तो आ सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर देखिए पहली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बोलो, 20 है। क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 है। तो पहली शेल के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन जो भर दिए प्यारे बच्चों, वो कितने भरे मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो पहली में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, तो पहली में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी वाली में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए। कितने आ गए, 8। देखो पहली में आ गए 2, दूसरी में आ गए 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10 है। कितने मेरे पास, 20। अभी कितने बचेंगे, 10। तीसरी शेल के अंदर एटम की कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 8। ठीक है, मैंने बोला कि भाई पहली में मैक्सिमम 2 आएंगे, दूसरी में कितने आएंगे, 8। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में पूरे होंगे, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में चले जाएंगे। अब इसमें 8 पूरे होते, नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आ गए, तीसरी शेल। किसमें आ गए, तीसरी शेल। तो 8 8 कितने हो गए, 16। 16 2 कितने हो गए, 18। बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे बोलो, तीसरी शेल में। किसमें आ जाएंगे बोलो, तीसरी शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना कैल्शियम का, यदि हम देखें तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना कैल्शियम का क्या बना बोलो, लिख दे भाई यहां पे। हां लिख दो। तो कितना लिखे बोलो, 2 8 8 और कितना बना, 2 बना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम का 2 8 8 कितना है बोलो, 2 है। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम का जो एटम है, परमाणु है, उसकी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। दूसरी में कितने हैं, 8 हैं। तीसरी में कितने हैं, 8 हैं। और नेक्स्ट में कितने हैं, 2 है। टोटल 20 हो गए। 2 और 8 कितने हो गए, 10। 10 और 8 कितने हो गए, 18। 18 2 कितने हो गए, 20। तो अच्छा और थोड़ी बात सुनिए, किसी भी एटम की पहली शेल को हम लोग के शेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, के शेल। दूसरी को एल शेल, तीसरी को एम शेल और नेक्स्ट को क्या कहते हैं, एन शेल। तो के एल एम एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के एल एम एन है। के शेल पहली शेल होती है जो न्यूक्लियस के क्या होती है, क्लोजेस्ट होती है। एक और बात समझिए, किसी भी एटम की जो शेल होती है वो अंदर से बाहर की तरफ को गिनी जाती है, अंदर से बाहर की तरफ को काउंट होती है, गिनी जाती है। कभी भी शेल बाहर से अंदर नहीं गिनी जाती। आर यू गेटिंग? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बार थोड़ा देखिए, फिर इसको हम लोग करते हैं। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना। कहां, एटम की अलग-अलग शेल्स। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का एटम्स की वेरियस शेल्स। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही पूरे होंगे, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। इतना समझ है? अब बताइए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर, तो पहली शेल में कितने आ गए, 1 आ गए। अब कहेंगे कि सर 2 आने चाहिए। अबे ससुरे 2 तो तभी आएंगे ना जब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो मैंने पहली शेल के अंदर 1 भर दिया।
मैंने बोला मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, मिनिमम 1 भी हो सकता है, मिनिमम 1 भी, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, 2 से कम आ सकते हैं। हीलियम जो रहता है, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है बोलो? 2 बनता है। कितना बनता है? 2। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरे में लिथियम का क्या बनेगा? 2 1 बनेगा। और बेरिलियम का कितना बनेगा भाई? 2 4, कितना बनेगा बोलो? 2 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2 2। अब कहेंगे क्यों बनेगा सर 2 2? भाई मेरे भाई, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। ठीक है, तो 4 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4 है। 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर, तो पहली में आ गए 2 और दूसरी में आ गए 2। अब कहेंगे कि सर दूसरी वाली शेल की तो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है। अरे मेरे भाई, 8 इलेक्ट्रॉन तो तभी भरे जाएंगे जब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारे पास 8 नहीं है, हमारे पास कितने थे? 2 थे, इसलिए हमने दूसरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहता है बोलो? 2 3 रहता है। कार्बन का कितना रहता है बोलो? 2 4 रहता है। नाइट्रोजन का कितना रहता है? 2 5 रहता है। इसका कितना रहता है बोलो? 2 6 रहता है। और इसका कितना रहता है बोलो? 2 7 रहता है। कितना रहता है? 2 7 है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2 7। कितना रहता है बोलो? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन का जो परमाणु है, जो फ्लोरीन का एटम है, जो फ्लोरीन का परमाणु है, ये फ्लोरीन का एटम है, इसकी पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी में कितने आएंगे? 7 है। कह सकते हैं इसकी के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फील होंगे और के के बाद कौन आते हैं? एल। एल में कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आर यू गेटिंग? अब ये कहेंगे सर वैलेंसी क्या रहती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन से दूसरे एलिमेंट एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। अच्छा, सिंपली ऐसा समझिए आप, वैलेंसी को बिल्कुल सीधा समझिए, आसान भाषा। वैलेंसी बराबर होती है कोई कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कोई कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कोई कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसकी उतनी वैलेंसी हो जाएगी, जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी उतनी वैलेंसी। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनकी पॉजिटिव वैलेंसी रहती है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी नेगेटिव वैलेंसी रहती है। अब कहेंगे सर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों कर रहा है, गेन क्यों कर रहा है, क्या दिक्कत आ गई? देखिए, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति में हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। क्या होना चाहती है बोलो? स्टेबल होना चाहिए, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। परमाणु भी, एटम भी अपने को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। यार हम लोग भी अपने को स्टेबल करना चाहते हैं। अब यहाँ मैं जो बकवास कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे, आप यदि पढ़ेंगे, ट्यूशन आएंगे तो आप मेरे को क्या देंगे? फीस देंगे। अब फीस आएगी मेरे पास तो थोड़ा जो है मैं मकान खरीदूंगा, चीजें खरीदूंगा, सब खरीदूंगा, है ना, ये सब करूंगा, तो मेरे पास एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। तो हम लोगों के तो स्टेबल कैसे होते हैं? जैसे पैसा आ गया, दुनिया में फेम मिल गया, चीजें हो गई हैं। बट एटम जो रहते हैं, जो परमाणु रहते हैं, ये स्टेबल होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि एक एटम तभी स्टेबल होगा, एक एटम तभी स्टेबल होगा जब उसकी आखिरी वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक एटम तभी स्टेबल होगा जब उस एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए कई बार वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और कई बार वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को इसलिए लॉस कर रहा है या इसलिए गेन कर रहा है ताकि वो अपनी आखिरी वाली शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले? पूरा कर। और जैसे ही एटम आखिर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा? अस्टेबल हो जाएगा। बट बाबू, जो पहली शेल रहती है, जो क्या रहती है? पहली शेल रहती है। तो पहली शेल जो रहती है, यदि किसी एटम के पास पहली शेल है तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? स्टेबिलिटी के हिसाब से 2 होने चाहिए। और बाकी जो शेल होती है उनकी कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अब देखिए, हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके। ठीक है, इन्हें केमिस्ट्री में बोलते हैं डबलेट और ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? डबलेट और ऑक्टेट। यदि कोई 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपनी आखिरी शेल में पूरा स्टेबल हो रहा है तो उसे कहते हैं इसने डबलेट पूरा कर लिया। और कोई भी एटम यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करके अपनी आखिरी वाली शेल में स्टेबल हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसने क्या पूरा कर लिया? बोलो, ऑक्टेट पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया? ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास जो पहली शेल रहती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ले लेगा। और यदि ये ले लेगा तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो माइनस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। देखिए और बात समझिए,
हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में पूरा करके भी स्टेबल हो जाता है और बिना इलेक्ट्रॉन के भी ये प्रकृति में क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। प्रकृति में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा एटम है जो बिना इलेक्ट्रॉन के भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यदि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1 हो जाता है और यदि अपने एक इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर देता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है बोलो, +1। तो हाइड्रोजन दोनों वैलेंसी को शो करता है, -1 को भी शो करता है और +1 को भी शो करता है। अब यहां पर देखिए ये क्या रहता है, हीलियम। तो हीलियम की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के हिसाब से होने चाहिए, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे। ये ससुराल ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना देगा, और जो कोई नहीं लेगा और नहीं देगा तो उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये वाला देखिए, ये अब ये क्या करेगा, इसकी आखिरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 ले ले। तो आसान काम यही है कि 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो कोई भी एटम वही काम करता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी नॉन लिविंग चीज वही काम करती है जो उसके लिए क्या होती है, आसान। तो इसके लिए आसान है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और जब लॉस कर देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, +1। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसकी कितनी आ जाएगी, +2। और इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। और कार्बन जो है इसकी आखिरी वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। क्या करता है, शेयर करता है। 3 तरीके होते हैं, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है, या बोले तो पॉजिटिव। अब ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, कितने हैं, 5। कितने हैं बोलो, 5। होने कितने चाहिए, 8। कितने की कमी है बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, उस 3 इलेक्ट्रॉन की कमी को 2 ऑप्शन से कर सकते हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 3 किसी से ले ले। आसान काम है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बोलो, -2 हो जाएगी ऑक्सीजन की, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बोलो, -1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो समझ आया वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कोई कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कितने गेन कर रहा है। ठीक है, क्या पूरा करने के लिए, अपनी आखिरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और आखिरी वाली शेल यदि किसी एटम के पास एक से ज्यादा शेल है, एक से ज्यादा शेल है, तो फिर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ठीक है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल हो रहा है तो कह रहे हैं कि डबलेट पूरा करके स्टेबल हो रहा है, और यदि कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब तो आप जल्दी जल्दी कर ही लेंगे, आप कॉन्सेप्ट्स को क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले एटॉमिक नंबर देखा, दूसरा हम लोगों ने नेम ऑफ एलिमेंट देखा, तीसरा हमने सिंबल देखा, नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा बोलो, बैलेंसिंग देखी। आर यू गेटिंग पॉइंट, माय पॉइंट? कितने तक पढ़ लिया हम लोगों ने बोलो बच्चों, 9 तक पढ़ लिया। अब हम लोग 10, 11 और 20 तक पढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग फ्लोरीन तक के एटॉमिक नंबर क्या है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 10वां एटॉमिक नंबर ले रहे हैं, फिर उसके बाद 11 लेंगे, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और कितने लेंगे बोलो, 20। ध्यान से देखिए, जो 10वां एटॉमिक नंबर रहता है वो किसका रहता है, नियॉन का रहता है। किसका रहता है बोलो, नियॉन का रहता है। 11 एटॉमिक नंबर किसका रहता है बोलो, सोडियम का रहता है। किसका रहता है, सोडियम का। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम। अब 12 एटॉमिक नंबर जो है मैग्नीशियम का, इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन है। क्या है, 12 प्रोटॉन है, जिसमें जितने प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर का जो वर्ड है, जो एटॉमिक नंबर शब्द है, ये निकल के आया है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। कहां से आया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जिसमें एक प्रोटॉन, वैज्ञानिकों ने कह दिया तेरा नाम भाई, या तेरा एटॉमिक नंबर 1। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, तो वैज्ञानिकों ने कह दिया भाई तेरा एटॉमिक नंबर 15 है। जो 13 एटॉमिक नंबर रहता है वो किसका रहता है बोलो, एल्युमिनियम का रहता है। किसका रहता है बोलो बच्चों, एल्युमिनियम का रहता है। और 14 एटॉमिक नंबर होते हैं सिलिकॉन का। किसका होता है, सिलिकॉन का। और 15 एटॉमिक नंबर होते हैं किसका बोलो, फोस्फोरस। किसका होता है, फोस्फोरस। 16 एटॉमिक नंबर होते हैं किसका, सल्फर का। और 17 एटॉमिक नंबर होता है बोलो किसका, क्लोरीन का होता है। 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्गन का होता है। और 19 एटॉमिक नंबर माय डियर फ्रेंड्स
और माय डियर स्टूडेंट्स किसका होता है? पोटेशियम का। और 20 एटॉमिक नंबर होता है किसका? बोलो, कैल्शियम का। समझ आएगी? एक बार थोड़ा रिवाइज करिए भाई, यदि आप लोग रिवाइज करेंगे तो चीजें आ जाएंगी, इतनी मुश्किल कुछ नहीं होती। जब मास्टर को आ गई तो तुमको भी आ जाएगी। चलिए, तो 10वां एटॉमिक नंबर किसका है? बोलो, नियॉन का। 11वां एटॉमिक नंबर किसका है? सोडियम का। 12वां किसका है? मैग्नीशियम का। 13वां एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का। और 14वां एटॉमिक नंबर किसका है? बोलो, सिलिकॉन का। और 15वां एटॉमिक नंबर किसका है? फास्फोरस का। 16 किसका है? सल्फर का। 17 किसका है? क्लोरीन का। और 18 किसका है? आर्गन का। और 19 किसका है? पोटेशियम का। और 20 किसका रहता है? बोलो, कैल्शियम। अब इनके सिंबल लिख लेते हैं। सिंबल का मतलब होता है कि भाई इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए देखिए नियॉन का सिंबल क्या रहता है? नियॉन का जो सिंबल है वो Ne रहता है। क्या रहता है बोलो बच्चों? Ne रहता है। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na रहता है। क्या रहता है बोलो? Na। मैग्नीशियम का जो सिंबल रहता है वो क्या रहता है बोलो भाई? Mg रहता है। एल्युमिनियम का सिंबल क्या रहता है? Al रहता है। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? Si है। और फास्फोरस का सिंबल P। केमिस्ट्री में यदि कैपिटल P लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाता है? फास्फोरस है। P फॉर पाइनएप्पल नहीं बनता यहाँ पर। P फॉर क्या नहीं बनता है? पाइनएप्पल नहीं बनता। S का मतलब क्या रहता है यहाँ पर? S फॉर क्या रहता है? सल्फर रहता है। क्लोरीन का सिंबल Cl क्या होता है? Cl। आर्गन का सिंबल Ar होता है। और पोटेशियम का सिंबल क्या रहता है? K। और कैल्शियम का सिंबल माय डियर फ्रेंड्स क्या रहता है? Ca। आई रिपीट। चलिए अब इनके हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। यदि 10 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें? 10। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को हमें एटम की अलग-अलग शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। और दूसरी में कितने आएंगे? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2-8। कोई पूछ ले यार ये 2-8 का क्या मतलब है? तो आपको कहना है 2-8 का मतलब ये है कि जो नियॉन का परमाणु है, जो नियॉन का परमाणु है, जो नियॉन का एटम है, इस एटम के अंदर इसकी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और दूसरी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सोडियम जो रहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? बोलो बच्चों, 2 8 1। कितना होता है? 2 8। भाई पहली में 2 पूरे हो गए, दूसरी में 8 पूरे हो गए। दूसरी की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चला गया। तो कितने बने? 2 8 1 बने। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहता है? 2 8 2 रहता है। एल्युमिनियम का कितना रहता है? बोलो, 2 8 3 रहता है। सिलिकॉन का कितना रहता है? 2 8 4 रहता है। अब आप जल्दी जल्दी करिए भाई सब बच्चे। इसका कितना रहता है? 2 8 5 रहता है। और ये कितना रहता है? 2 8 6 रहता है। कितना रहता है? 6 रहता है। इसका कितना रहता है भाई? 2 8 7 रहता है। और इसका कितना रहता है भाई? 2 8 8 रहता है। और पोटेशियम का कितना बन गया? 2 8 8 और 1 हो गया। एक बार थोड़ा पोटेशियम को देखिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? बोलो, 19 है। कितना है भाई? 19 है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 है। अब इन 19 इलेक्ट्रॉन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहली में मैंने बांट दिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में बांट दिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10 और 8 कितने हो गए? 18। 18 और 1 कितना हो गया? 19। इन 19 इलेक्ट्रॉन को मैंने पोटेशियम के एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बोले तो पोटेशियम की एटम जो है उसकी शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो कैल्शियम का सिंबल रहता है 2 8 8 कितना रहता है? बोलो, 2 रहता है। 2 8 8 2। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। अब आइए भाई वैलेंसी पे आइए। चलिए, आपको पता है स्टेबल होने के लिए कोई कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, कितने गेन कर रहा है। तो इसकी आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो ये क्या है? स्टेबल। और यदि ये स्टेबल है तो ये ससुरी ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और ना ही क्या करेगी? गेन करेगी। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर ही इसलिए रहा है ताकि वो क्या हो जाए? अस्टेबल है। ये पहले से स्टेबल है तो इसे ऐसी तैसी करने की कोई जरूरत नहीं। तो भैया इसकी जो वैलेंसी रहेगी 0, मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी ना ही गेन करेगी। अब पोटेशियम चाहिए, तो पोटेशियम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 2 ऑप्शन है, या तो 7 ले ले या 1 ले दे। तो आसान काम है, दे देगा। क्या करेगा? आसान काम है, दे देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? +1 होगा। तो इसने कितने दे दिए? 1 दे दिए। अब भैया मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 2 दे देगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा +2। ये कितने दे देगा? 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा +3। सिलिकॉन है,
सिलिकॉन के आखिरी में 4 है, जिनके आखिरी में 4 है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब कितने शेयर करेगा, 4, क्योंकि 4 तो अपने हैं, 4 शेयर कर लेगा ससुरा, तो कितना वैलेंसी हो जाएगी इसकी, 4। भैया इसका कितना रहता है बोलो, 5 है, तो 5 में 2 ऑप्शन है, या तो 5 दे दे, या तो 5 दे दे, या 3 ले ले, या 3 ले ले। तो ये क्या करेगा, 3 ले लेगा, क्या करेगा, 3 ले लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी +3 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी बोलो, सॉरी -3, क्योंकि जो लेता है उसकी माइनस में चली जाती है, किस में चली जाती है, माइनस में। अब ये क्या करेगा, ये 2 ले लेगा, तो कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, -1, तो ये 1 ले लेगा, क्या करेगा, 1 ले लेगा, तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आर्गन का, आर्गन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन देता है, और जो ना लेता है ना देता है बाबू, उसकी वैलेंसी कितनी रहती है, 0 रहती है ना ससुरे, ये ना ले रहा है ना दे रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बोलो, 0 हो गई। अब यहाँ पर आइए पोटेशियम पे, पोटेशियम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो स्टेबल होने के लिए 8 होने चाहिए, तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर आखिरी में कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और ससुरा 8 बचते ही एकदम क्या हो जाएगा, स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा +1, और इसका कितना हो जाएगा बोलो, +2। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने 1 से लगा करके 20 तक के एटॉमिक नंबर पढ़े, साथ में उन एलिमेंट्स के नाम पढ़े, उनके सिंबल पढ़े, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, और साथ में उनकी क्या पढ़ी हम लोगों ने, वैलेंसी पढ़ी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है 9th के लिए, 10th के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं आपके पेपर्स में। 11th और 12th में भी हम लोग इसका बहुत जगह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो वीडियो को YouTube पे देख रहा है भाई, वो सपोर्ट करिए मेरे दोस्त, और यदि आप लोगों को थोड़ा समझ आ रहा है, चीजें आपको पता चल रही है कि ठीक ठाक मास्टर पढ़ा रहा है, तो भाई आप लोग थोड़ा जो है सब्सक्राइब वाला जो सीन रहता है वो भी कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।